गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि क्या है? मन्नार की खाड़ी। जो आपके प्रश्न में दिया गया है, दिए गए ऑप्शंस में से सही क्या है? ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। जबकि भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि क्या है? कच्छ का रण। क्या है? कच्छ का रण। स्पष्ट है? भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पहला स्थान किसका है? कच्छ के रण का है, जिसका क्षेत्रफल मन्नार की खाड़ी से भी ज्यादा है। बात करें मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इसे किसे? मन्नार की खाड़ी को हिंद महासागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हिंद महासागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आपके प्रश्न में ऑप्शन में नीलगिरी दिया गया है। हम यहाँ पर कुछ बहुत जानकारी एकत्रित कर लेते हैं ताकि यदि इससे जुड़े प्रश्न हमसे पूछे जाएं तो हम उन्हें क्या कर पाए, उनके उत्तर दे पाए। जैसे कि नीलगिरी क्या है? नीलगिरी कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है नीलगिरी, जो तमिलनाडु, आप नोट करते चलें, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला इनके बीच फैला हुआ है। नीलगिरी का क्षेत्र इनके बीच फैला हुआ है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा। क्या है? दोदा बेट्टा। वहीं बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और सुंदरबन की बात करें तो यहाँ पर जैवमंडल है, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन क्यों कहते हैं? यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। यदि आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था। क्या किसी को याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए मई 2000 में, ऑप्शन बी दिसंबर 2002 में, ऑप्शन सी जनवरी 2004 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 2008 में। कब पारित हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिसंबर 2002 में ये एक्ट पारित हुआ है ना? ये एक्ट पारित हुआ है। और मंजूरी कब मिली है इसे? 2003 में, फरवरी 2003 में इसे मंजूरी मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर, हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सावधानी से करेंगे और समय पर ये समाप्त हो जाए, इसलिए थोड़ा कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। किसके साथ? केंद्र की स्थापना की है। कहाँ की है? स्पष्ट है, कहाँ की है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी शिलोंग में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति, बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पर?
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चेन्नई में की है, चेन्नई में की है। सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, इसकी स्थापना की है। आप इंग्लिश में भी इसका नाम जान लें, ताकि यदि आपसे इंग्लिश में नाम पूछा जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, CEBPOL, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। चेन्नई कहाँ स्थित है, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ, तमिलनाडु में है। इसका क्या उद्देश्य है जिसका निर्माण किया गया है? जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता और क्षमता निर्माण का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन सा सम्मेलन? 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए बीजिंग में, ऑप्शन बी कोपेनहेगन में, ऑप्शन सी नगोया में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगोया में 10वां सम्मेलन हुआ था। जैव विविधता का 10वां सम्मेलन नगोया में हुआ था। नगोया कहाँ स्थित है? जापान में। और 10वां सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 2010 में। कब हुआ था? 2010 में यह सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? क्या माना जाता है? हॉट स्पॉट माना जाता है। ऑप्शन ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य भारत। ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्वी हिमालय क्या माना जाता है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। तो क्या ये क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र है जिसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? नहीं, ये एकमात्र क्षेत्र नहीं है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये जो हॉट स्पॉट वर्ड है ये क्या है, इससे क्या ज्ञात होता है ना? हॉट स्पॉट एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता। हॉट स्पॉट एक ऐसा स्थान या एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है? जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता। और क्या होता है? स्थानीय जातियों की अधिकता, ध्यान रखेंगे हम इसे। लेकिन यहाँ पर जो जीव जातियां हैं, ये जो हैं, इन पर क्या होता है? जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट बना रहता है। जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट बना रहता है। ऐसे क्षेत्र हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। स्पष्ट है? अब मैं बात कर रही थी आपसे कि क्या पूर्वी हिमालय इकलौता क्षेत्र है? ऐसा नहीं, हम अन्य क्षेत्रों की भी चर्चा कर लेते हैं। क्या है? भारत में पश्चिमी घाट, भारत में हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में कौन सा है? पश्चिमी घाट। और दूसरा पूर्वी हिमालय जो आपके प्रश्न में दिया गया है। इसके अतिरिक्त म्यांमार भारत सीमा, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड लैंड। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं। स्पष्ट है? इसे हम ध्यान में रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं आप सभी, ये क्या है? म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र का भाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, इन्हें याद रखिएगा। भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? क्योंकि प्रश्न में आपसे कुछ परिवर्तन करके ऑप्शन में
पूछ लिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है ये पश्चिमी घाट, कि आपको याद रहता है सामान्य तौर पर कि पश्चिमी घाट क्या है, एक हॉट स्पॉट जोन है। तो आप सभी जब प्रश्न कर रहे होते तो आपको लगता है कि पूर्वी घाट भी होगा। याद आ गया? भारत का मानचित्र आप ऐसे बनाते हैं ना, तो ये भाग क्या है, पश्चिमी घाट है, और ये भाग पूर्वी घाट है। तो आपको लगता है कि पूर्वी घाट भी हॉट स्पॉट जोन में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहीं पर क्या होता है, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, जिससे आप प्रश्न क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, या फिर आपको ऑप्शन ही पूर्वी घाट लिख कर आता है, जिससे आपका उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? किस नहीं होगा, यहाँ किसे होगा, टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी सिंधु गंगा मैदान। तो पिछले प्रश्न के माध्यम से आपने जान लिया है कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से आपको स्पष्ट होगा क्या है सही उत्तर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन में पूर्वी घाट दिया हुआ है ना, तो हमें उसे टिक नहीं करना है, हमें पश्चिमी घाट ही टिक करना है, क्योंकि पश्चिमी घाट ही हॉट स्पॉट जोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन, कितने मिशन, 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है, नहीं किया गया था? ऑप्शन ए सौर शक्ति, ऑप्शन बी आणविक ऊर्जा, ऑप्शन सी अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ऑप्शन डी वन रोपण। क्या शामिल नहीं है भारत सरकार के जलवायु कार्य योजना में, जो कि कितने हैं, 8 हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है आणविक ऊर्जा, ये शामिल नहीं है ना, ये शामिल नहीं है, और इस प्रश्न का यही सही उत्तर है। बात करें भारत सरकार की ये जो जलवायु कार्य योजना है, ये कब लागू हुई? 30 जून 2008 को ये जारी की गई। 30 जून 2008 को जारी की गई ये योजना, और इसके अंतर्गत कितने मिशन हैं, जो आपको प्रश्न से पता चल जा रहा है, 8 मिशन हैं। 8 में से एक कौन सा, सौर शक्ति, दूसरा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन और वन रोपण। इसके अतिरिक्त 5 कौन है, 5 हैं। यहाँ पर 5 को जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपसे एक एक करके उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि ये सौर मिशन 8 मिशन में शामिल है या नहीं है, या फिर जल मिशन शामिल है या नहीं है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन्हें जान लेते हैं। एक बार जान लेंगे, फिर प्रश्न किसी भी तरह से बनाया जाए हम उसे क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम जान लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय सौर मिशन ये है पहला। सेकंड क्या है, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। मैं यहाँ नीचे नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि वही लिखना है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय आवास मिशन या सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन। तो और चौथा क्या है, चौथा है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, और फिफ्थ है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। पिछली क्लास में आपने सतत जाना था, सस्टेनेबल क्या है, तो आप पिछली क्लास, जिस किसी को नहीं मालूम है आप पिछली क्लास कर लें, आपको मालूम हो जाएगा सतत क्या है। स्पष्ट है, आपने यहाँ देख लिया 5
मिशन को। बाकी 3 आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए क्या है। 6th है, छठा है हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। और 7वां है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने के लिए मिशन या वृद्धि के लिए मिशन, ठीक है। और लास्ट है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। तो ये कुल 8 मिशन है और ये योजना कब लाई गई थी? 2008 में। इसे याद रखेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? याद आ गया ना? अभी हमने किया, जस्ट एक प्रश्न पीछे जाएंगे इससे पहले वाले प्रश्न में। तो कब लागू किया गया था? मैं इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया मैंने, वर्ष 2008 में लागू किया गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? अर्थात जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। और जो ऑप्शन गलत है उसे ही वही क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी, यह ग्लोबल तापीकरण को कम करता है। टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे, कम करता है। ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। ऑप्शन डी, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। पूंजी लगाने का निषेध करता है। यही क्या है? गलत है। ऑप्शन डी ही गलत है। पूंजी लगाने का निषेध नहीं करता है, अर्थात विकसित देश विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगा सकते हैं, ऐसा CDM कहता है, ठीक है। बात CDM की करें तो C, D और M, ओके। क्या है CDM का फुल फॉर्म? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या है ये? ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। CDM क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने के लिए हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। जो आपका क्या है? पहला ऑप्शन है, तो वो सही है ना। और ग्लोबल तापीकरण को कम करता है, ये भी सही है। साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए क्या दिया है? सुझाव भी दिया है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी मेथेन। ऑप्शन डी मेथेन। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए क्या है? सही उत्तर है इस प्रश्न का। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस तो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, साथ ही जलवाष्प। कई बार ये मैचिंग के लिए भी आ जाता है, तो आप नोट कर लें, जलवाष्प भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड, साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत शामिल है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? भूमंडलीय उष्णता, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या है? भूमंडलीय उष्णता, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आप इस शब्द को आप अक्सर सुनते रहते हैं दिन प्रतिदिन की चर्चा में। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। निम्नांकित कूट से सही उत्तर को चुनना है। प्रश्न हमारा ये है। पॉइंट 1,
क्या परिणाम है? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। सार्वभौमिक, यहाँ स्पेस है, आप स्पेस कर लेंगे। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। सभी के बीच जो संपर्क है वो क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। पहला पॉइंट क्या है? गलत है। सेकंड पॉइंट है हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। हिम नदी क्या हुई? द्रवीभूत अर्थात पिघलने लगी। द्रवीभूत अर्थात पिघलने लगी। हिम नदी, बर्फ की जो चादरें हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होने लगी? पिघलने लगी। ये होगा, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तब ये जरूर होगा, है ना, ये परिणाम है। क्योंकि तापमान बढ़ेगा और बर्फ क्या होगी? पिघलेगी, तो हिम नदी पिघलने लगेंगी। थर्ड पॉइंट क्या है? समय से पूर्व आम में बौर आने लगा। ये भी सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समय से पहले आम के पेड़ों में बौर, जानते हैं ना आप, जो कच्चा आम होता है उसे बनने से पहले फूल आते हैं। फूल के बाद उसमें फल लगता है। जो फूल आते हैं वही होते हैं बौर, ढेर सारे होते हैं, उसे ही कहते हैं। आपने देखा होगा और बहुत लोगों को मालूम भी होगा। फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव अर्थात बुरा प्रभाव पड़ेगा। किससे? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मूल रूप में जो तापमान है वो बढ़ेगा, और यदि तापमान बढ़ेगा तो उससे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, कुप्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या है? फोर्थ पॉइंट भी सही है। तो जो ऑप्शन पॉइंट हमें दिए गए थे इसके परिणाम के रूप में, उसमें से और पॉइंट 1 केवल गलत है, से सभी क्या है? सही हैं। तो जहां कहीं भी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D, इसमें जहां कहीं भी पॉइंट 1 शामिल है हम उसे क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं, है ना, हम उसे बाहर कर देते हैं। और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन B। यही क्या है? सही है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी चीन, यहाँ पर दोबारा टाइप हो गया है, आप इसे नोटिस नहीं करेंगे। ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कार्बन टैक्स 2019 में किसने लगाने की घोषणा की थी? सिंगापुर ने लगाने की घोषणा की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़। अगला प्रश्न है ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, ऑप्शन डी आयन मंडल में। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, है ना। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे निचले स्तर पर कौन सा मंडल पाया जाता है? सबसे निचले स्तर पर पाया जाता है क्षोभ मंडल, जिसकी पृथ्वी से लगभग कितनी किलोमीटर की ऊंचाई होती है? 15 से 35 किलोमीटर की। और जो ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यह परत क्या करती है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। कौन? समताप मंडल में जो ओजोन परत है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्र जो होते हैं उसमें शीत कारक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है ओजोन परत के ह्रास के लिए या क्षरण के लिए। स्पष्ट है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? पिछले प्रश्न में आपको ज्ञात हुआ कि ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। आपने इस प्रश्न में एक भी ऑप्शन नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम है कि किसके कारण क्षरण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्षरण हो रहा है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में है प्रश्न। कथन ए क्या है? ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। जब आप कारण पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं? क्योंकि लगाते हैं, है ना? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो पहले स्टेटमेंट को, जो कथन ए है, उसको दूसरा क्या करता है? जस्टिफाई करता है। उच्च ऊर्जा विकिरण क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें, उनसे क्या करता है? बचाता है ना? याद आ गया पिछले प्रश्न के माध्यम से आपको। चलिए प्रश्न क्या है? मूल रूप में सही उत्तर को चुनना है जो दिया गया है। ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये आपने पहले ही जान लिया, आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन बी क्या है? ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही सही हैं। और डी ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी नहीं होगा, है ना? तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार क्या है? अधिक है। और ये पर्णपाती वन क्या होते हैं? यहाँ पर जान लें। पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। स्पष्ट है? और एशिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में ये वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण आर्द्र वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। याद रहेगा? याद रखेंगे हम, ठीक है? और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ पर पादपों की
विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कुंडापुर, ऑप्शन बी होन्नावर। ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे सही कर लेंगे। होन्नावर और सी मालपे, ऑप्शन डी कोरिंगा। कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरिंगा क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र स्पष्ट है। ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समीप स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय वन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी संरक्षित वन, ऑप्शन डी ग्राम वन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान। ये वन के अंतर्गत नहीं है। तो वन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आपने देखा राष्ट्रीय वन नीति 1952, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ट्री लैंड्स, वृक्ष भूमि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। पॉइंट 1, पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। बात यहाँ मुख्य उद्देश्य की जा रही है तो हम उसी को देखेंगे। पॉइंट 2, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। पॉइंट 3, देश की कुल भूमि का, यहाँ स्पेस है आप सही कर लेंगे, 1/3 वन आच्छादित करना, ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं है। पॉइंट 4, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो 1 और 4 सही है। इस ऑप्शन को हम चुनेंगे, ऑप्शन सी 1 एवं 4, ये क्या है? सही है। इसे हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1 और 4 जो है ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। 1988 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी पेरियार टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने क्या किया है? ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत माला पर है ना। धूपगढ़ चोटी क्या है? सबसे ऊंचा स्थान है किसका? सतपुड़ा पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। और कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कंचनजंगा, यहाँ पर कंचनजंगा होगा, आप इसे सही कर लेंगे, मात्राएं नहीं लगी हुई हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। किसे घोषित किया है 2016 में विश्व धरोहर स्थल? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कंचनजंगा को क्या घोषित किया है? विश्व धरोहर
स्थल घोषित किया है? किसने? यूनेस्को ने घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मैचिंग का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं कि कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है। प्रश्न को करने से पहले हम इसे क्या करेंगे? सही कर लेंगे। जो नेमिंग है, क्या है नेमिंग? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। इस ओर क्या है? 1, 2, 3 और 4 और 5। अभी प्रश्न स्पष्ट हो गया आप लोगों को? चलिए तो करना हम शुरू करते हैं। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? याद है किसी को? सिमलीपाल ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। ये इसकी मैचिंग है। और दिहांग दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। वहीं लास्ट क्या है? डी कोल्ड डेजर्ट, इसे शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देख सकते हैं आप साफ? क्या हम इसकी मैचिंग कर लें? ए का क्या होगा? ओडिशा किस पॉइंट पर है? 4। ए का 4, ए बी सी और डी है ना? क्या है? ए का 4 और बी दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश कौन से पॉइंट पर है? 3। सी नोकरेक, नोकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय 5 पॉइंट है ना? पॉइंट नंबर 5। और लास्ट है कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा पॉइंट है? 1। हम इसे क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। कर लेते हैं। देखते हैं ऑप्शन ए में क्या मैच हो रहा है? नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी भी नहीं मैच हो रहा है। तो क्या मैच होगा? अब लास्ट ऑप्शन ही बचता है जो कि है ऑप्शन डी 4, 3, 5, 1। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सेंचुरी सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न में भी हम ऑप्शन टाइपिंग मिस हो गई है, करेक्ट कर लेंगे। क्या है? मैचिंग करना है हमें। समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? समसपुर पक्षी विहार स्थित है रायबरेली में। पहला ऑप्शन ए क्या है? सही है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जिले में, इलाहाबाद में नहीं स्थित है। ये गलत हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। और ऑप्शन सी बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन डी सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। तो ये सही हो जाएंगे। और ऑप्शन बी नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखें अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? ऑप्शन ए अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। शेष कहाँ स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न को, एक और राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी ओर राज्य है। देखते हैं इंताकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागालैंड में। ऑप्शन ए सही है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में, आपने पिछले प्रश्न में जाना है। ऑप्शन सी सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में, ये भी सही है। ऑप्शन डी गोइदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में
स्थित है। तो इस प्रश्न में दिए गए चारों ऑप्शन क्या हैं? सही है। ऐसा आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको बताने के लिए मैंने इसे शामिल किया है। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेंगे और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।